गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइकोलॉजी के थर्ड लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे मोटिवेशन के बारे में। मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा एक ऐसी शक्ति होती है जो हमें कार्य करने को प्रेरित करती है, हमें उकसाती है, हमें उत्तेजित करती है, हमें उपलब्धि प्राप्त करने के लिए या फिर उस कार्य को करने के लिए जो हमारे मन में है या जिसे हम करना चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अभिप्रेरणा को। देखिए, मोटिवेशन एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है मोटम या फिर मूवर्स। लैटिन भाषा में जो मोटिवेशन लिया गया है उसका मतलब होता है मोटम। अब ये मोटम क्या होता है? तो इस मोटम का अर्थ होता है टू मूव यानी गति करना, आगे बढ़ना उस चीज़ के अंदर, तो या फिर गति प्रदान करना। ठीक है ना। देखिए, मोटिवेशन क्या होती है? ये एक अवस्था होती है हमारे शरीर की जो हमें हमेशा प्रेरित करती है, या फिर ये एक दशा होती है हमारे स्वभाव की जो हमें उत्तेजित करती है। उत्तेजना में आकर हम वो कार्य करने को अग्रसर रहते हैं जो हम करना चाहते हैं। तीसरी चीज़ है, ये धक्का लगाने का कार्य करती है। धक्का मीन्स पुश करना, हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पुश करना जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। ये अधिगम की प्राणवायु है, ये अधिगम का स्वर्ण पथ है। बिना मोटिवेशन के अधिगम नहीं हो सकता। ये उसी तरह से है जब तक कि एक छोटे बच्चे को हम पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती उसे नहीं पढ़ाया जा सकता जब तक कि उसके अंदर की इच्छा पढ़ने को प्रेरित उसे ना करे। तो ये चीज़ था मोटिवेशन के बारे में जनरल चीज़। अब हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि मोटिवेशन के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए, मोटिवेशन, और या फिर मैं कहूँ इसका अर्थ जनरली अगर मैं बताऊँ कि मोटिवेशन का अर्थ क्या होता है, तो मैं इसे एक लाइन में बोल सकती हूँ कि मोटिवेशन एक ऐसी शक्ति होती है जो हमें कार्य करने को प्रेरित करती है, हमारी जिज्ञासाओं को बढ़ाती है और हमें अंदर से प्रेरणा देती है कार्य करने के लिए। अब हम पढ़ते हैं मोटिवेशन के प्रकार या टाइप। मोटिवेशन के प्रकार। अब देखिए, मोटिवेशन मेनली 2 टाइप्स का होता है हमारे पास। ठीक है, तो मोटिवेशन का जो पहला प्रकार है वो है आंतरिक, और इसका दूसरा प्रकार है बाह्य प्रकार। तो मोटिवेशन हमारे पास 2 प्रकार का है। अब यहाँ आंतरिक का क्या मतलब होता है? आंतरिक मोटिवेशन का मतलब होता है, या आंतरिक अभिप्रेरणा का मतलब होता है एक ऐसी शक्ति जो हमें अंदर से प्रेरित करती है। ये हमेशा हमारे साथ रहती है, हमारे मन में रहती है और हमें लगातार अग्रसर करती है किसी कार्य को करने के लिए। अच्छा, आंतरिक अभिप्रेरणा होती है वो किस तरह से जागृत होती है या हमें किस तरह से प्रेरित करती है किसी कार्य को करने के लिए? तो देखिए, जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है वो भूख लगने पर, या फिर प्यास, या फिर मातृत्व, एक माँ अपने बच्चे को लेकर जो प्यार करती है उसके अंदर भी अभिप्रेरणा होती है, या फिर हम कहें सुरक्षा की भावना, यौन इच्छाएं, ये सभी कार्य आंतरिक अभिप्रेरणा के अंदर आते हैं। ये सभी कार्य हमें प्रेरित करते हैं हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। दूसरी हमारे पास है बाह्य। इसे हम अर्जित प्रकार की अभिप्रेरणा भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये समाज से अर्जित होती है, जन्मजात हमारे अंदर नहीं होती है। तो इसके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें आती है, कौन से ऐसे उद्दीपक आते हैं जो हमें कार्य करने को अग्रसर करते हैं? तो दूसरों से प्रशंसा पाना, दूसरों से प्रशंसा करना, या अगर हमारी कोई निंदा करे तो उस निंदा की ओर हम ध्यान देकर और फिर कार्य करते हैं उस निंदा को दूर करने के लिए, समाज में सम्मान प्राप्त करने के लिए, या फिर आत्मसम्मान के लिए। इन सभी कार्यों से जो अभिप्रेरणा हमारे अंदर उत्पन्न होती है उसे हम बाह्य अभिप्रेरणा का नाम देते हैं। अब अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत रखे थे अभिप्रेरणा के बारे में। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं थॉमसन के अनुसार जो अभिप्रेरणा थी वो कितने प्रकार की होती है। तो थॉमसन के अकॉर्डिंग देखिए, एग्जाम में डायरेक्ट आता है थॉमसन की अभिप्रेरणा के प्रकारों में कौन सा नहीं था। तो वो 4 ऑप्शन देगा आपको, उसमें से 2 थॉमसन के होंगे और 2 नहीं होंगे, तो उसमें से आपको पिकअप करना पड़ेगा। तो थॉमसन ने कहा था कि जो हमारी अभिप्रेरणा होती है वो 2 प्रकार की होती है। अब देखिए, पहला है थॉमसन के अनुसार। थॉमसन ने 2 बताई थी, एक थी स्वाभाविक और दूसरी थी हमारे पास कृत्रिम। देखिए, वही प्रकार है जो मैंने पहले बताए थे। इसमें से स्वाभाविक वो होती है जो जन्मजात हमारे अंदर होती है, लेकिन कृत्रिम वो होती है जो समाज द्वारा हम अर्जित करते हैं। अब इसके अंदर नेक्स्ट हमारे पास दूसरी चीज़ थी गैरेट के अनुसार। गैरेट ने इसे 3 भागों में बांटा था। गैरेट, अब देखिए गैरेट का वर्गीकरण क्या था। तो गैरेट के 3 प्रकारों में से सबसे पहला प्रकार था इसके अंदर जैविक, दूसरा था मनोसामाजिक, इसके अंदर तीसरा था सामाजिक प्रकार।
ठीक है। अब जैविक प्रकार कौन से थे? दैहिक, इसे हम दैहिक प्रकार भी बोल सकते हैं या दैहिक अभिप्रेरणा। सेम वही चीज़ है जैसे कि भूख प्यास, इसके अंदर सारी वही चीज़ें आएंगी, भूख है, प्यास है, सुरक्षा की भावना है, ये सारी आएंगी। मनोसामाजिक के अंदर हमारे संवेग आ जाएंगे सारे। संवेग कौन कौन से होते हैं? क्रोध, भय, ये सारी आएगी मनोसामाजिक के अंदर। तीसरी चीज़ हमारे पास इसमें सामाजिक, सामाजिक में आ जाएगी हमारे पास प्रशंसा पाना या फिर उपलब्धि पाना कोई समाज के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं आत्मसम्मान, आत्मसम्मान, ये सारी चीज़ें सामाजिक मोटिवेशन के अंदर आती है। और ये तीनों चीज़ें थी गैरेट के अनुसार। अब देखिए गैरेट में ये 3 प्रकार देगा, ये तीनों गैरेट के थे, और एक इसके अलावा कुछ और दे देगा जैसे कि कृत्रिम होगी या स्वाभाविक होगी, तो वैसे डिफरेंट हो जाती है। अब तीसरा प्रकार था हमारे पास इसमें कि मोटिवेशन के अलग अलग साइंटिस्ट ने बताया था, वो इसके अंदर तीसरा प्रकार था हमारे पास मैस्लो के अनुसार। मैस्लो ने इसे 2 भागों में बांटा था। अब मैस्लो के नाम थे इसमें, मैस्लो ने बताया था इसे जन्मजात और अर्जित। तो मैस्लो का पहला था हमारे पास जन्मजात, दूसरा था अर्जित। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अनुसार जो मोटिवेशन थे उसके प्रकार बताए थे। हमने 3 प्रकार पढ़े। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हिलगार्ड। हिलगार्ड एक ऐसा मनोवैज्ञानिक था जिसने मोटिवेशन या अभिप्रेरणा के ऊपर काफ़ी काम किया था। अब हम पढ़ेंगे हिलगार्ड के बारे में। देखिए हिलगार्ड, हिलगार्ड ने क्या कहा था? हिलगार्ड के अकॉर्डिंग जो हमारी मोटिवेशन होती है वो एक ऐसी शक्ति होती है जो हमें आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रेरित करेगी। अब हिलगार्ड ने एक इम्पॉर्टेंट बात बताई थी इसके बारे में कि जो हमारी अभिप्रेरणा होती है उसका एक स्वरूप होता है और इसकी एक अवस्था होती है। ठीक है। अब इसका स्वरूप कैसा होता है? हिलगार्ड के अनुसार जो मोटिवेशन होता है, मोटिवेशन लक्ष्य निर्धारित होता है, हमेशा लक्ष्य निर्देशित होगा, यानी कि एक लक्ष्य की ओर ही निर्देशित होकर हम कार्य करेंगे। दूसरा होता है ये एक उत्तेजित अवस्था होती है, या फिर ये उत्तेजित, इसका स्वरूप होता है वो उत्तेजित होता है, शांत नहीं होता। अब इसकी अवस्थाओं के अंदर हिलगार्ड ने बताया था कि इसकी अवस्थाएं 2 प्रकार की हो सकती है। पहली होती है शारीरिक, यानी कि कंप्लीट हमारी जो बॉडी है, बॉडी लैंग्वेज है, हमारा स्नायु तंत्र है, पूरी तरह से अभिप्रेरित होकर और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। दूसरा इसके अंदर होता है इसका अवस्था मनोसामाजिक। तो इस तरह से हिलगार्ड ने बताया था इसकी 2 अवस्थाएं होती है। ठीक है। अब एक और चीज़, हिलगार्ड ने मोटिवेशन या फिर अभिप्रेरणा चक्र दिया था। हिलगार्ड ने दिया था अभिप्रेरणा चक्र। देखिए अभिप्रेरणा चक्र क्या होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में से क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन हिलगार्ड के साथ इसमें एक और मनोवैज्ञानिक थे, मैक्किलैंड। इन दोनों ने ही इसके ऊपर कार्य किया था। अब अभिप्रेरणा के चक्र के अनुसार या हिलगार्ड के अनुसार जो अभिप्रेरणा चक्र होता है, इसके 3 तत्व होते हैं हमारे पास। इन 3 तत्वों में कौन कौन सा होता है? सबसे पहले होती है इसमें आवश्यकता, दूसरा इसके अंदर होता है चालक या फिर प्रेरणा या फिर अंतर्नोद। ये तीनों ही एक ही चीजें होती है। तीसरी चीज होती है इसके अंदर प्रोत्साहन। अब देखिए क्या होती है आवश्यकता, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ को बोलेंगे आवश्यकता, या हमारे अंदर किसी चीज़ की कमी है, हम उसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो हमारी आवश्यकता बन जाती है। चालक, प्रेरणा या अंतर्नोद, इन चीज़ों का मतलब होता है किसी चीज़ को फोर्सफुली करवाना, शरीर के अंदर एक ऐसा फोर्स डिराइव करना कि उस चीज़ को करने के लिए हम मजबूर हो जाएं। तीसरी चीज़ है प्रोत्साहन। प्रोत्साहन का मतलब हमें कौन सी चीज़ चाहिए, अगर जिस चीज़ को हमें ज़रूरत होती है, अगर वो चीज़ हमें मिल जाती है तो वो प्रोत्साहित हो जाते हैं हम। ठीक है। तो इस तरह से हिलगार्ड ने कहा था कि जो हमारी आवश्यकताएं होती है ये चालक उत्पन्न करती है हमारे अंदर, चालक या प्रेरणा या अंतर्नोद हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न करती है। इससे हम प्रोत्साहित होते हैं और वो कार्य करने के लिए हम शुरू हो जाते हैं या तैयार हो जाते हैं, तत्पर हो जाते हैं वो कार्य करने के लिए। लेकिन
आवश्यकताओं के बारे में एक चीज़ और बोली गई थी, हिलगार्ड ने कहा था जो आवश्यकताएं होती है ये हीनताएं होती हैं हमारे अंदर, हीनता को ही इसने कहा था आवश्यकता। अब हमारे पास यहाँ एक वर्ड है हीनता या आवश्यकता। क्या होती है हीनता या आवश्यकता, हम आगे देखते हैं। देखिए, अच्छा इसका अभिप्रेरणा चक्र करते हैं पहले, हीनता बाद में करेंगे। अभिप्रेरणा चक्र में क्या था, देखिए सबसे पहले इसने बताया था कि हमारे पास आवश्यकता होगी किसी चीज़ की, ठीक है, ये हमारे पास होगी आवश्यकता है। आवश्यकताएं किसको जन्म देगी, आवश्यकताएं जन्म देगी हमारे पास चालक को, चालक या अंतर्नोद इस चीज़ को बोल सकते हैं। अंतर्नोद हमें प्रोत्साहित करेगा, प्रोत्साहित, इस प्रोत्साहन के द्वारा क्या होगी, हमारे अंदर एक इच्छा जागृत होगी, ठीक है, इच्छा जागृत होगी। अब इच्छा को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, इच्छा को हम बोलेंगे यहाँ पर अभिप्रेरण, अभिप्रेरणा, और इस अभिप्रेरणा के द्वारा हम वो आवश्यकता कंप्लीट कर लेंगे। इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं हम। देखिए हिलगार्ड के अनुसार हमारे पास क्या था, हिलगार्ड ने कहा था हमें आवश्यकता है। अब हम कोई भी एक चीज़ लेते हैं जिसकी हमें आवश्यकता है, मान लीजिए हमें भोजन की आवश्यकता है, ठीक है, ये हो गया भोजन, इसकी हमें आवश्यकता है। भोजन की आवश्यकता है तो हमारे पास चालक कौन होगा भोजन का, तो हमारे पास भोजन का चालक होगा भूख, ये हो गई भूख। जब भूख जागृत होगी यानी कि भूख की जब हमें आवश्यकता होगी तब हम प्रोत्साहित होंगे। किस चीज़ के लिए प्रोत्साहित होंगे, हम प्रोत्साहित होंगे भोज्य सामग्री के लिए, भोज्य सामग्री, भोज्य सामग्री हमारा यहाँ पर प्रोत्साहन होगा, ये हो गया भोज्य सामग्री। अब अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा का मतलब क्या हो गया, इच्छाएं जागृत होना मन में, तो यहाँ हमारे पास होगी भोजन करने की इच्छा, भोजन करने की इच्छा। इस इच्छा से अभिप्रेरित होकर या मोटिवेट होकर हम लोग क्या करेंगे, भोजन करेंगे। तो इस तरह से जो ये पूरा चक्र चलता है इसे कहते हैं अभिप्रेरणा चक्र, जो हिलगार्ड ने दिया था, और ये हमें अभिप्रेरणा को पूरी तरह से समझाता है। यानी कि ये फोकस सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर देता है अभिप्रेरणा चक्र, आवश्यकता के ऊपर। जब तक आवश्यकता नहीं जागृत होगी तब तक हम अभिप्रेरित नहीं होंगे। तो आवश्यकताएं ही अभिप्रेरणा की जननी होती है, हम इस तरह से बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास है यहाँ पर आवश्यकता। मैंने कहा था आवश्यकता ही अभिप्रेरणा की जननी होती है। चलिए अब आवश्यकता को थोड़ा सा डिस्क्राइब करके पढ़ते हैं, आवश्यकताएं क्या होती है। हिलगार्ड ने कहा था आवश्यकताएं हीनताएं होती है, तो हम आवश्यकताओं को हीनता भी कह सकते हैं। चलिए देखिए आवश्यकता, हिलगार्ड ने कहा था कि जो हमारी आवश्यकताएं होती है, ये आवश्यकताएं क्या होती है, हीनताएं होती है एक तरह से, ठीक है। अभी हीनताओं को पढ़ते हैं। तो हिलगार्ड के अनुसार जो आवश्यकताएं होती है वो हमारी दो तरह की होती है। ये हो गई हमारी आवश्यकताएं दो तरह की। पहला तरीका उसने क्या बताया था, जन्मजात। पहला तरीका बताया था इसने आवश्यकताओं का कि जो आवश्यकताएं होती है कुछ जन्मजात होती है, इन जन्मजात को उसने जैविक नाम दिया था। जैविक होती है ये, जन्मजात होती है, यानी कि ये हमारी बॉडी में इनबॉर्न होती है। तो दूसरे प्रकार की आवश्यकताएं होती है वो होती है मनोसामाजिक आवश्यकताएं। मनोसामाजिक ये कैसी होती है, तो ये होती है समाज द्वारा अर्जित होती है, ये होती है अर्जित प्रकार की, ठीक है। अब देखिए हमारी जैविक आवश्यकताएं कौन कौन सी होती है, तो जैविक आवश्यकताएं हमारी कौन कौन सी होती है, भूख होती है, दूसरी होगी प्यास या फिर सुरक्षा की भावना जो कि हर इंसान के अंदर होती है, ये हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। अभी यौन, मातृत्व, ये सारी आवश्यकताएं होती हैं जो हमारे अंदर जन्मजात या जैविक आवश्यकताएं होती है। दूसरी है मनोसामाजिक। मनोसामाजिक आवश्यकताएं हैं, इनके बारे में बताया था मैक्किलैंड ने। तो मैक्किलैंड ने क्या कहा था इनके बारे में, यहाँ लिख देती हूँ मैं, मैक्किलैंड ने बताया था, ठीक है। मैक्किलैंड ने बताया था कि जो हमारी मनोसामाजिक आवश्यकताएं होती है वो कौन कौन सी होती है। सबसे पहले होती है उपलब्धि, उपलब्धि आवश्यकता या फिर उपलब्धि अभिप्रेरण। दूसरा होता है शक्ति, शक्ति अभिप्रेरण। इसमें तीसरा होता है संबंधन,
चौथा होता है खोज, और लास्ट एंड फिफ्थ होता है जिज्ञासा। ठीक है, ये है। अब इसमें से देखिए जो 3 थी ये किसने दी थी? मैक्किलैंड ने। सॉरी 4, 3, हाँ ये 3 है मैक्किलैंड ने, जबकि ये 2 खोज और जिज्ञासा किसने दी थी? मूरे ने दी थी। मूरे एक मनोसामाजिक थे, मूरे ने दी थी। ठीक है, ये हो गई। अब देखिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे हम मैक्किलैंड ने आवश्यकताओं के बारे में क्या कहा था। तो जननदाता आप इनके बारे में सब जानते हैं, ये हमारे बॉडी की ज़रूरत होती है जिनको पूरा करने के लिए हम कार्य करते हैं, यानी कि ये हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करती है। हम मेन फोकस रखते हैं यहाँ पर मनोसामाजिक जो मोटिवेशन से आवश्यकताएं हैं उनके ऊपर रखते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले मनोसामाजिक आवश्यकताएं। मनोसामाजिक आवश्यकताओं की जो संकल्पना थी वो दी थी मैक्किलैंड ने। मनोसामाजिक आवश्यकताएं, अब आवश्यकताओं के अंदर थी मनोसामाजिक आवश्यकताएं। ठीक है, किसने दी थी? ये हिलगार्ड ने या फिर मैक्किलैंड ने इनके बारे में बताया था। लेकिन जो मनोसामाजिक आवश्यकताएं हैं उनके बारे में सबसे पहले जो इसका डेरिवेशन दिया था, इसके प्रकार दिए थे, वो मैक्किलैंड ने दिए थे। तो मैक्किलैंड के अनुसार ये 3 तरह की होती है। तो इसका पहला प्रकार था हमारे पास, वो था उपलब्धि। उपलब्धि, उपलब्धि। ठीक है, दूसरा हमारे पास था इसके अंदर शक्ति अभिप्रेरण। शक्ति अभिप्रेरण। देखिए उपलब्धि का मतलब क्या होता है? हमें समाज में एक स्तर चाहिए होता है, तो उपलब्धि के अंदर आएगा समाज में स्तर, समाज में स्तर। एक स्तर चाहिए होता है हमें समाज में, जिसको हम उपलब्ध करना चाहते हैं या जिसके अनुसार हम समाज में खुद को देखना चाहते हैं कि हम कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। इसी के अंदर दूसरी चीज़ थी कि हम खुद पर विश्वास करते हैं कि हम ये उपलब्धि पा सकते हैं या हम इसके काबिल हैं। तो इसमें आता है खुद पर या स्वयं पर विश्वास करना। स्वयं पर विश्वास। जब तक स्वयं पर विश्वास नहीं होगा हम उपलब्धियों को धारण नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट हमारे पास शक्ति अभिप्रेरण। शक्ति अभिप्रेरण का मतलब क्या हो गया? शक्ति अभिप्रेरण का मतलब हो गया जितनी भी समाज के निर्णय हैं उन निर्णयों के अंदर हमारा निर्णय शामिल हो। ठीक है, तो सामाजिक निर्णयों के अंदर इसमें आएगा सामाजिक निर्णय। निर्णयों में हमारी इच्छा सुनी जाए, हमारी इच्छा मानी जाए। ठीक है, और दूसरा इसमें संसाधनों का जब बंटवारा होता है तो उन संसाधनों के बंटवारे के अंदर हमें भी उन संसाधन मिले। इसमें ये होता है दूसरों को मिले ना मिले, लेकिन हम समाज में सर्वश्रेष्ठ हैं और हमारे अनुसार ये समाज के कार्य होने चाहिए। जितनी भी सामाजिक चीज़ें हैं वो उन पर सबसे पहले हमारा हक होना चाहिए। ये होता है शक्ति अभिप्रेरण के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके अंदर थर्ड था हमारे पास संबंधन। संबंधन में आता है सामाजिक समूह। हमारी आवश्यकता होती है कि हमें सामाजिक समूहों के अंदर सम्मिलित किया जाए, समूहों में सम्मिलित होना। इसके अलावा इसके अंदर दोस्ती, प्रेम, इस तरह की चीज़ें भी संबंधन के अंदर ही शामिल होती है। ये किसने दिया था? ये वर्गीकरण दिया था मैक्किलैंड ने। अब हमारे पास इसके अलावा 2 चीज़ें और थी। ये था मनोसामाजिक आवश्यकताएं मूरे के अनुसार। मूरे ने क्या कहा था? मूरे की सामाजिक आवश्यकताएं थी वो 2 प्रकार की थी। चलिए आवश्यकताएं, अब मूरे का वर्गीकरण पढ़ेंगे हम। तो मूरे ने क्या कहा था? मूरे के अनुसार 2 थी हमारे पास, खोज और जिज्ञासा। ये खोज और ये जिज्ञासा। जिज्ञासा या खोज किस चीज़ की? देखिए खोज हम करते हैं सबसे पहले भोजन की खोज करना, अपने वातावरण के अंदर भोजन और सुरक्षा की खोज करना, या फिर ऐसे कारण जिनसे कि हमें असुरक्षा महसूस होती है उनको खोजना। ये आते हैं खोज के अंदर। जबकि दूसरी चीज़ है जिज्ञासा। देखिए जिज्ञासा के द्वारा ही उत्पन्न हुआ था जैविक विकास। जब तक मनुष्य के अंदर जिज्ञासा नहीं होती जैविक विकास नहीं होता। तो जिज्ञासा ने ही किसको प्रोत्साहित किया था? जैविक विकास को। जो आज हम जैविक विकास देख रहे हैं मनुष्य का, वो जैविक विकास जिज्ञासा के द्वारा ही उपलब्ध हुआ था या जिज्ञासा के द्वारा ही प्रेरित किया गया था। अब ये हमने पढ़ा हिलगार्ड, मूरे और मैक्किलैंड ने जो मनोसामाजिक आवश्यकताओं के बारे में बताया था वो। लेकिन जो आवश्यकताओं का एक और वर्गीकरण है हमारे पास, एक वर्गीकरण आता है ERG सिद्धांत। आवश्यकताओं का
ERG सिद्धांत। देखिए आवश्यकताओं का ERG सिद्धांत, ये सिद्धांत क्या कहता है? सबसे पहले किसने दिया था ये सिद्धांत, इसके प्रवर्तक कौन थे? तो जो ERG सिद्धांत था वो एल्डर्फर ने दिया था, एल्डर्फर, इस मनोवैज्ञानिक ने ये सिद्धांत दिया था। अब इसमें देखिए आप 3 शब्द देख रहे हो, ERG, इन्हीं के अकॉर्डिंग इसको सिद्धांत को दिया गया था। ई मीन्स होता है यहाँ पर एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस यानी हमारा अस्तित्व। ठीक है, अब अस्तित्व किस तरह से होगा हमारा? अगर हम समाज में अपने अस्तित्व को देखते हैं तो अस्तित्व हम किस तरह से बनाए रख सकते हैं? तो जो अस्तित्व होता है वो हमारी जैविक आवश्यकताओं के लिए होता है। तो एग्जिस्टेंस के अंदर हमारे पास आती है हमारी जितनी भी जैविक आवश्यकताएं होती है। अब जैविक आवश्यकताएं कौन कौन सी होती है? भूख, प्यास, ये सारी हमारी जैविक आवश्यकताएं होती है। दूसरा चीज़ है इसके अंदर सुरक्षा की भावना, सुरक्षा भी एग्जिस्टेंस के अंदर आती है। ठीक है, दूसरा वर्ड है हमारे पास आर मीन्स रिलेशनशिप। मनुष्य है उसको संबंधों की बड़ी आवश्यकता होती है। किस लिए? प्यार पाने के लिए, प्यार या फिर प्रेम इसे हम बोल सकते हैं। समाज में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना, या फिर इसे बोल सकते हैं आपसी मेलजोल, आपसी मेलजोल। इनके लिए किसकी आवश्यकता होती है? हमें रिलेशनशिप की या संबंधों की। तीसरी चीज़ थी हमारे पास जी फॉर, यहाँ आएगा ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ का मतलब होता है हमें एक सभ्य मानव बनना है। तो सभ्य मानव बनने के लिए हमें ग्रोथ की आवश्यकता होती है। तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें सभ्य मनुष्य बनने के लिए। ठीक है, तो ये था ERG सिद्धांत, आवश्यकताओं का ERG सिद्धांत था जो कि दिया था एल्डर्फर ने। उसके अनुसार आवश्यकताएं हमारे पास 3 तरह की होगी। पहली होगी एग्जिस्टेंस की, दूसरी रिलेशनशिप की, तीसरी होगी ग्रोथ की। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट बचता है आवश्यकताओं के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी दी थी, वो दी थी मैस्लो ने। मैस्लो के अनुसार जो हमारी आवश्यकताएं होती है वो 5 तरह की होती है। ठीक है, अब देखिए मैस्लो ने बताया था, हम पढ़ेंगे मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। मैस्लो का आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत। ठीक है, अब इसके अनुसार देखिए मैस्लो ने एक डायग्राम दिया था इस तरह से। उसने बताया था 5 तरह की आवश्यकताएं होती है हमारे पास, ये 1, ये 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, सबसे पहले सबसे नीचे आप ये सोचिए कि हम ये सीढ़ियाँ स्टेप पार करके हम लोग छत पर जा रहे हैं। तो जो हमारी फर्स्ट स्टेप होती है, पहली सीढ़ी होती है, वो होती है हमारी शारीरिक आवश्यकताएं। शारीरिक आवश्यकताएं। अच्छा, अब इसमें शारीरिक आवश्यकताओं में क्या आएगा? भूख, प्यास, मातृत्व, यौन, ये सारी चीज़ें शारीरिक आवश्यकताओं के अंदर आएगी। जो मैस्लो था उसने दूसरे नंबर पर रखा था सुरक्षा को, यानी कि आवश्यकताओं के अंदर सुरक्षा हमारे पास दूसरे नंबर पर आती है। अब मैस्लो के अनुसार जो तीसरी प्रकार की आवश्यकता थी वो थी प्रेम की। जब हमारा पेट भर जाता है, हमारी प्यास मिट जाती है, उसके बाद हम महसूस करते हैं कि हम सुरक्षित अपने वातावरण में, तब हमें महसूस होता है कि हमें किसी समूह की आवश्यकता है जिससे कि हम आपस में मेलजोल से रह सकें। उसके बाद आती है उपलब्धि। जब इंसान की प्रेम की आवश्यकताएं भी पूरी हो जाती हैं तो उसे उपलब्धि की आवश्यकता पड़ती है। उपलब्धि यानी कि समाज में वो एक स्तर चाहता है, कुछ अपना नाम चाहता है। सबसे आखिर में सबसे ऊंचे पायदान पर उसने रखा था आत्मसिद्धि। आत्मसिद्धि। अब देखिए इन 5 आवश्यकताओं के अंदर जो हमारी शुरुआत की जो 4 आवश्यकताएं थी, इन 4 आवश्यकताओं को मैस्लो ने कहा था हीनता आवश्यकता, यानी कि सबसे छोटे लेवल की आवश्यकताएं होती है। देखिए ये सारी आवश्यकताएं मनुष्य के अंदर भी होती है, लेकिन यही सारी आवश्यकताएं होती है जानवरों में, एनिमल्स में भी होती है। तो इसीलिए उसने कहा था कि ये हमारी हीनता आवश्यकताएं हैं। हीनता आवश्यकताएं। ठीक है, अब जो 5 प्रकार की थी आत्मसिद्धि की,
इसने क्या कहा था, जो आत्मसिद्धि की आवश्यकता होती है ये आवश्यकता बुद्धि और विकास की आवश्यकता होती है। मैस्लो ने कहा था कि ये बुद्धि व विकास की आवश्यकता होती है, बुद्धि व विकास की आवश्यकता है। अब इसके बारे में इम्पोर्टेंट क्या है, देखिए जो आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं होती है वो हीनता आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद शुरू होती है, ठीक है। ये आवश्यकता एक ऐसी आवश्यकता होती है जो कि मनुष्य को सबसे अलग करती है। तो ये क्या करती है, मनुष्य को सबसे अलग करेगी, मनुष्य को सबसे अलग करती है, ठीक है। किस तरह से करती है, ये हीनता आवश्यकताओं से ऊपर उठकर कार्य करती है, यानी हीनताओं से ऊपर उठकर कार्य करना, ऊपर उठकर कार्य करना। ये एक ऐसी आवश्यकता होती है जो क्या करती है, हम समाज के अंदर एक स्तर से ऊपर के स्तर को प्रेरित करती है। यानी कि आपने द बेस्ट एग्जांपल दूँ, अन्ना हजारे, वो स्वयं के लिए काम नहीं करते लेकिन दूसरों की तकलीफ़ों को देखकर वो अनशन करते हैं। उन्हें खुद को कोई प्रॉफिट नहीं है इस चीज़ से, लेकिन वो क्या करते हैं, हीनताओं से उठकर कार्य करते हैं। इसके अंदर वो सभी कार्य आते हैं जो सृजनात्मक होते हैं, मानव हित में होते हैं, मानव हित में होते हैं। इसमें क्या होता है, मैं नहीं होता, मैं नहीं, जबकि क्या होता है इसमें, हम होता है। यानी कि पूरे समाज को ही ऊपर उठाने का कार्य करना किस में आता है, बुद्धि और विकास की आवश्यकता में, जो कि होती है आत्मसिद्धि की आवश्यकता है। इसके अंदर क्या होता है, विकास से संबंधित कार्य होते हैं, विकास से संबंधित या फिर संवर्धन के कार्य इसमें होते हैं, संवर्धन के कार्य, कंस्ट्रक्शन के कार्य होते हैं, यानी कि मानवता का विकास करना, उस तरह के कार्य होते हैं इसमें। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम पूर्वाग्रहों पर ध्यान नहीं रखते, कौन हमारा बुरा चाहता है, कौन हमारा भला, या कौन हमारा है, कौन पराया है, ये सब चीज़ें छोड़कर हम कार्य करते हैं। तो पूर्वाग्रहों का इसमें त्याग हो जाता है। तो मैस्लो के अनुसार जो सबसे उच्च लेवल की या सर्वश्रेष्ठ लेवल की जो आवश्यकता होती है वो आत्मसिद्धि की आवश्यकता होती है। इस तरह से हमने आवश्यकताओं को पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा के सिद्धांत कौन कौन से हैं। फिलहाल के लिए थैंक यू।